ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। कैसे हैं आप सब। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर में। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है, इसके बारे में हमने पढ़ाई की। इतिहास 3 भागों में डिवाइडेड है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। हमें अपने इतिहास की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, इसके बारे में भी हमने पढ़ाई की। इनके स्रोतों में मुख्यतः धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण तथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त की। साथ ही विदेशी यात्री जैसे मेगस्थनीज, डाइमेकस, डायनोसियस, फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग, अलबरूनी, सुलेमान आदि के बारे में भी हमने पढ़ाई की। हमने पढ़ा कि इन सभी से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है और इसके साथ ही हमने महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में भी पढ़ाई की। इसके बाद हमने देखा कि इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है: प्रागैतिहासिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में और ऐतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? ऐसा काल जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं होता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अर्थात ऐसा काल जिसमें कोई भी स्क्रिप्ट या लैंग्वेज नहीं होती थी, वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। आद्य ऐतिहासिक ऐसा काल जिसमें लिपि तो होती थी लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता था, इसलिए ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते थे। और तीसरा ऐतिहासिक काल, ऐसे काल जिनमें लिपि है, लैंग्वेज है, हम इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसे जो भी काल होते हैं उन्हें हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल, इसके अंतर्गत पाषाण काल की सभ्यता आती है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता आती है। पाषाण काल में हमारे पास कोई भी लैंग्वेज नहीं है, वहाँ के मानव जो भी थे उस समय उन्हें लिखना पढ़ना और भाषा की जानकारी नहीं थी। और सिंधु घाटी की सभ्यता जो कि आद्य इतिहास में आती है, इनके पास अपनी खुद की लैंग्वेज थी लेकिन हम अभी तक इसको डिकोड नहीं कर पाए हैं, इसलिए ये आद्य इतिहास के अंतर्गत आता है। जिस दिन हमने इसको डिकोड कर लिया, ये आद्य इतिहास से उठकर ऐतिहासिक काल में आ जाएगी। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जैसे महाजनपद के बाद के काल, क्योंकि इसके बाद की हमारे पास स्क्रिप्ट है, हमने उसको हम उस समय लैंग्वेज होती थी, उसके साक्ष्य अभी भी मौजूद हैं जिनको हम पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, इसलिए वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं प्रागैतिहासिक काल का एग्जाम्पल, पाषाण काल। दोस्तों, पाषाण काल पढ़ने से पहले हम थोड़ा पाषाण काल के मानव के बारे में इमेजिन करते हैं। पाषाण काल के मानव कैसे दिखते थे, इनका रहन सहन कैसा होता था, क्या पहनते थे, ये सब जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य के पूर्वज बंदर थे। ये पाषाण काल के मानव इन बंदरों के जस्ट बाद के ही मानव हैं। इन्होंने जब 2 पैरों पर चलना सीख लिया तो इनके दोनों हाथ फ्री हो गए। अब इन दोनों हाथ जो इनके फ्री हुए, इससे इन्होंने बहुत सारे कार्य करने सीख गए, जैसे शिकार करना, पेंट करना और जानवरों को पालना और बहुत सारे काम इन्होंने सीख लिए। अच्छा, सपोज़ करो कि पाषाण काल के मानव आप ही हो और आप ऐसे ही कहीं भी घूम रहे हो फील्ड के अंदर और आपको एक जानवर दिखा। जानवर देखकर आपको अटैक करने के लिए आपके ऊपर आगे बढ़ा। अब आप अपनी बचाव कैसे करेंगे? उस समय आपके पास ना कोई गन है, ना कोई हथियार है, आप अपनी बचाव कैसे करेंगे? तो ऑब्वियस है, हम क्या करेंगे, आसपास में देखेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। तो उस समय के मानव जो भी थे, उन्होंने देखा कि आसपास कई सारे पत्थर पड़े हुए थे, तो उन लोगों ने पत्थर को उठाया और जानवर पे मार दिया। तो जब जानवर पे वो पत्थर मारा तो जानवर डर के वहाँ से भाग गया। तो इन लोगों को लगा कि हाँ, पत्थर एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, तो इन्होंने पत्थर को उपयोग करना शुरू कर दिया। और जैसा कि आप जानते हैं, जब कोई भी चीज़ हम लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो वो हमारी फेवरेट हो जाती है, और जब कोई भी चीज़ फेवरेट हो जाती है तो पत्थर उस समय इनके लिए एक नॉर्मल औजार नहीं थे, बल्कि इनके लिए शरीर का अंग बन गए थे। जहाँ भी जाते थे ये अपने पत्थर को साथ में लेके जाते थे ताकि शिकार कर सकें और अपनी रक्षा कर सकें। तो इसलिए पत्थर इनके बहुत ही फेवरेट हो गए थे। तो क्या होता था, जब पत्थर इनके बहुत सारे फेवरेट हो गए तो इन्होंने उस पर कलर करना और पत्थर को नुकीला करना और बहुत सारे औजार बनाना इन्होंने पत्थरों से सीख लिए। तो ये जो पत्थरों का यूज़ इन्होंने किया, ये लगभग लाखों सालों तक किया, और इस पूरे काल को, जितने दिनों तक इन्होंने इस पत्थर को यूज़ किया, उस पूरे काल को पाषाण काल कहते हैं।
ओके, अब हम पाषाण काल के कुछ फैक्ट्स जो कि एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं उनको पढ़ाई करते हैं। पाषाण काल जो कि बहुत बड़ा काल था, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल इटसेल्फ अपने आप में एक बहुत बड़ा काल था, इसलिए इसको अगेन 3 भाग में डिवाइड किया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब हम पूरा पाषाण काल जो कि पहला पार्ट है उसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं। पूरा पाषाण काल। सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण ब्रूस फ्रूट महोदय ने 1863 ईस्वी में किया। निम्न पूरा पाषाण काल युग के स्थल वर्तमान पाकिस्तान के सोहन घाटी एवं महाराष्ट्र में पाए गए। इस काल के लक्षण थे कुल्हाड़ी, हस्तकुठार, विदारिणी और खंडक। भारत में सबसे पुराना हस्तकुठार सोहन घाटी से प्राप्त हुआ है। लोहदा नाला, वेलन घाटी यूपी से पशु की हड्डी से बनी हुई मूर्ति भी प्राप्त हुई है। तो आप सब देख सकते हैं कैसे इन लोगों ने कई सारे औजार बनाना सीख लिया था पूरा पाषाण काल में ही, जैसे कुल्हाड़ी, खंडक, हस्तकुठार और इन्होंने हड्डी से बनी मूर्तियां भी बनाना सीख ली थी। हथनौरा जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म भी मिला है। मध्य पूरा पाषाण काल युग के औजार मुख्यतः शल्क के थे। शल्क को इंग्लिश में फ्लेक कहते हैं, अतः इस संस्कृति को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। मध्य पूरा पाषाण काल के समय जो संस्कृति थी उसको फलक संस्कृति भी कहते हैं। पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हो गया था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही हुआ था, जबकि पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। इस काल के मानव की गुफाएं भीमबेटका से मिली हैं, जिनमें विभिन्न कालों की चित्रकारी देखने को मिलती है। इन्होंने भीमबेटका जो गुफा मिली है उसमें बहुत सारी चित्रकारी भी की है। पूरा पाषाण कालीन चित्रों में जैसे भैंस, हाथी, बाघ, गैंडे तथा सुअर के चित्र प्रमुख हैं। जो भी ये लोग देखते थे उसको बनाने का कोशिश करते थे और इनके चित्र हमें उस समय पूरा पाषाण काल के समय से ये चित्र हमें अभी मिले हैं, जिनमें भैंसों के, हाथी के, बाघ, गैंडे, सुअर आदि के चित्र प्रमुख हैं। भीमबेटका की खोज 1958 में BS वाकड़कर ने की थी। उच्च पूरा पाषाण काल में अस्थि उपकरणों का प्रयोग महत्वपूर्ण था। आंध्र प्रदेश के बेटमचर्ला से अनेक अस्थि उपकरण मिले हैं। अस्थि के बने हुए उपकरण, हड्डियों के बने हुए बहुत सारे उपकरण जो कि बनाए गए थे वो अभी मिले हैं। अगला देखते हैं मध्य पाषाण काल। यह काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के दोनों के मिले जुले सम्मिश्रित विशिष्टताओं का प्रदर्शन करता है। इस काल के लोग शिकार करके, मछली पकड़ करके तथा खाद्य वस्तुएं बटोरकर पेट भरते थे। अभी आप देख सकते हो कि इन्होंने शिकार करना, मछली पकड़ना और खाने की वस्तुओं को बचा कर रखना सीख लिया है। मध्य पाषाण काल में मध्य पाषाण काल में पाषाण के लघु उपकरण बनाए। जो पत्थर ये लोग यूज़ करते थे पूरा पाषाण काल में, अब इनको छोटे छोटे कर लिए, जिससे कि इनको यूज़ करने में बहुत ही आसानी हो। भारत में सबसे पहले लघु उपकरण, पाषाण के सबसे छोटे छोटे उपकरण 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र में CL कार्लाइल के द्वारा खोजा गया था। प्रमुख मध्य पाषाण कालीन उपकरण हैं एकदर, फलक, वेधनी, अर्धचंद्राकार, समलंब आदि। मध्य पाषाण काल के प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ, जिनमें तीर कमान का प्रचलन आरंभ हुआ। आप देख सकते हैं कि मध्य पाषाण काल में इन्होंने धनुष बाण, तीर कमान चलाना भी सीख लिया था। अब हम देखते हैं अंतिम अपना नव पाषाण काल। इस काल की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व से होती है। स्थायी निवास की अवधारणा नव पाषाण काल में आई। नव पाषाण काल में इन्होंने सबसे पहले अपना एक निजी घर बनाना सीखा। इससे पहले इधर से उधर भटकते रहते थे, अब इनके पास अपना खुद का घर होता था और इन्होंने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया। इस काल के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। अब पत्थर ये लोग काफ़ी सालों से यूज़ करते चले आ रहे हैं। हमने देखा पूरा पाषाण काल में कि पत्थर थे, उसमें कोई भी किसी भी तरह की कलाकारी नहीं की। मध्य पाषाण काल में इन्होंने पत्थर को नुकीला किया, छोटा किया। अब नव पाषाण काल में इन्होंने इसको पॉलिशदार पत्थर और हथियारों का प्रयोग करने लगे। नव पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? कृषि का आरंभ, गर्त आवास, आग का आविष्कार, मानव शव के साथ कुत्ता दफनाना, बड़ी मात्रा में अस्थि के औजार, पोत निर्माण, ऊन के साक्ष्य, स्थायी जीवन एवं समाज का निर्माण। अब आप देख सकते हैं कि नव पाषाण काल आते आते मनुष्य कितना विकसित हो चुका था।
मनुष्य ने आग की खोज कर ही ली थी, पहिए की खोज कर ही ली थी, साथ में कृषि भी स्टार्ट कर दिया था, किसी भी जानवर को पालतू करना सीख लिया था और इसके साथ ही एक स्थायी घर बनाना सीख लिया था और स्थायी घर के साथ स्थायी जीवन और उसके बाद एक समाज का निर्माण होने लगा। तो अभी हमने देखा कि मनुष्य अपने आप को डेवलप कर रहा है, धीरे धीरे उसने बहुत सारी अपने अंदर अच्छाइयों को सीखा और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते गए। तो इसी के साथ ही ये वीडियो हम यहाँ समाप्त कर, इसके बाद हम देखेंगे कि मनुष्य अपने आप को कितना डेवलप कर लेता है, समाज में रहता है, व्यापार करना शुरू कर देता है, औजार बनाना शुरू कर देता है और बहुत सारी चीज़ें शुरू कर देता है। इस सिंधु घाटी की सभ्यता जो कि इसका नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे कि इनके पास अपनी खुद की लैंग्वेज होती है, स्क्रिप्ट होती है और ये एक दूसरे से व्यापार करते हैं और बहुत ही हाइजीनिक और बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हम आज अपने रियल लाइफ में फॉलो नहीं कर पाते हैं, ये उस समय के लोग ये फॉलो किया करते थे। तो अभी के लिए इतना ही, आप हमें इजाज़त दीजिए और मिलते हैं अगली ही वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।